एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं पिछले 24 घंटे के बेहतरीन करंट अफेयर। सो आज के जो हमारे करंट अफेयर हैं उन पर पहले डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। आज आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आज का जो होगा टॉप 10 सब्जेक्ट पे होगा। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके ऑल एग्जाम्स को टारगेट करके हम लोग करंट अफेयर अपना फॉलो करते हैं, जिसमें कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज से लेके टीचिंग एग्जाम्स लेके ग्रुप डी, रेलवेज, एसएससी, बैंक, किसी भी एग्जाम्स का अगर आप करंट अफेयर हमारा फॉलो कर रहे हैं तो आपकी चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी और आपको एग्जाम्स में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, और वीडियो में जो आपकी लिंक है मतलब पीडीएफ की, वो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से डाउनलोड कर लें आप। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर वहां से भी ना कर पाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं। वहां आपको डेली तो नहीं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि वीडियो लिंकमेंट तो होती है। वहां पे आपका मंथली जो होगा, मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर एक पीडीएफ आपको 31 मार्च या 1 अप्रैल को मिल जाएगा। तो पूरा आपका सिलेबस है पूरा कवर होगा। ठीक है, तो आज का जो पहला करंट अफेयर है उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आज है विश्व गणित दिवस। विश्व गणित दिवस। तो विश्व गणित दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इस पर बात करते हैं। तो विश्व अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। तो विश्व गणित दिवस लिखा, तो अंतरराष्ट्रीय अगर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हर साल आपका 14 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 14 मार्च को किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। जो आपका यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक कल्चरल होता है ना, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यूनेस्को बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, ईएसटी एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा, 1945, 1945। यूनाइटेड नेशंस का आपका यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 24 अक्टूबर 1945 हो जाता है। इसका आपका हो जाता है 16 नवंबर 1945। तो उसका 16 नवंबर को हम विश्व विरासत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से तो विश्व गणित दिवस आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। और पहली बार कब से इसको स्टार्ट किया गया तो मनाना, तो इसको आपको 14 मार्च 2020, ज्यादा नहीं, पिछले 2 साल पहले से उसको मनाना स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट टाइम की अगर बात कर दें तो फर्स्ट टाइम आपका हो जाएगा 14 मार्च 2020। तो पूरा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, वरना आपको नोट्स तो प्रोवाइड करवाए ही जा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है सेकेंड नंबर का, वो आपका है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चिली। चिली आपका एक देश है यूरोप का, यूरोपियन कंट्री आपको बोला जाता है। तो सेकेंड नंबर आपका जो है वो आपका है, तो आपका इसमें बोला जाएगा गैब्रियल बोरिक जो आपके हैं, कौन सा है, गैब्रियल बोरिक। ये चिली देश के, चिली कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं चिली देश के। तो सॉरी, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखें, क्योंकि ये चिली कंट्री और जो रसिया होते हैं वहां पे आपका यूरोपियन कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। ये वर्ड ऑफ मिस्टेक है, वो इंडिया, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही दिमाग में आता है। हमारे देश में प्राइम प्रेसिडेंट के बारे में इतनी बात होती नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें कोई मिस्टेक की बात नहीं है। तो चिली कंट्री के जो प्रेसिडेंट हुए ये गैब्रियल बोरिक है, फर्स्ट टाइम नियुक्त हुए हैं। तो ये सबसे यंगेस्ट है, इनकी ये उम्र क्या है, 36 ईयर। ठीक है, और 36 ईयर्स इनकी उम्र भी है, और ये 36 नंबर के प्रेसिडेंट भी हैं, 36 नंबर प्रेसिडेंट। तो इनको यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली बोला जा रहा है। तो 36 साल इनकी उम्र है। बाकी अगर चिली के बारे में और बात करना चाहें तो चिली का जो आपका हो जाता है सैंटियागो, इसका कैपिटल हो जाता है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसके बारे में चिलियन पैसो, जो कैपिटल हो जाएगी आपकी, कैपिटल सैंटियागो। और सेकंड आपका करेंसी चिलियन पैसो, पैसे का ही फॉर्म है, उसको पैसो भी बोला जाता है उनका, उसको बाहर की यूरोप की कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे आपका
डॉलर चलता है और यूरो चलता है, पैसो भी चलता है, और अलग अलग है मुद्राएं, हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। लेकिन 90 जो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल करेंसी जिसको बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की बात आती है, तो डॉलर आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहें तो नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है 3rd नंबर का, जीडीपी के बारे में है। जीडीपी से मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो 3rd नंबर का हो जाएगा जीडीपी जो इंडिया की है, उसको एस्टिमेट किया गया है, अनुमानित किया गया है। तो जीडीपी जो इंडिया की 2022-23 की है, इसको अनुमानित बोला गया है, अनुमानित किया गया है कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो इंडिया की जीडीपी है, इंडिया जीडीपी है, कितना रह सकती है, कितना इसमें अंदाजा गया है, तो 7.9%, 7.9% आंका गया है। किसके द्वारा, कौन सी करा है, मतलब एजेंसी है, एजेंसीज होती है ना जो इस चीज को मापन करती है, मापन बनाती हैं कि देखें हम यहाँ पे कितना अनुमान रहता है कि किस कंट्री की जीडीपी में क्या है। तो मॉर्गन स्टैनली एक रेटिंग एजेंसी है आपकी, किसके द्वारा, बाई मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, ये है। और वजह क्या बोला गया है, जो आपकी ये एजेंसी है मॉर्गन स्टैनली, ये एक फॉरेन कंट्री की है, फॉरेन कंट्री की एजेंसी है मॉर्गन स्टैनली। तो इन्होंने वजह ये बताया कि जो तेल की कीमतें हैं उसकी वजह से, और जो वित्तीय आपदा का संकट उभर रहा है भारत के सामने, हो क्या रहा है कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो आ रहा है, लेकिन उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कन्वर्जन है भारत की इकोनॉमी में वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या होता है, अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू जाएं, यही तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्लास बड़ी होती है, एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करें तो क्वेश्चन चलो कर देते हैं एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो क्या रहा है, जैसे हम एक प्रोडक्ट को लेते हैं, एप्पल कंपनी है आपकी यूएस की, तो अगर वो इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करने आती है तो वो क्या रहा है, वो कंपनी ने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है उसको उन्होंने 100% या 90%, 80% तक रखा है। अब हो क्या रहा है कि 90-80% तक जब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का रेशियो रखा और इंडियन गवर्नमेंट को उसमें सिर्फ 10% या 50% समथिंग मिल रहा है, तो गवर्नमेंट तो हमें बता देती है कि जो एफडीआई है हमारा इंडिया का, एफडीआई है वो 600 मिलियन पहुंच गया, 700 मिलियन पहुंच गया, लेकिन गवर्नमेंट हमें ये नहीं बताती है कि यहाँ से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन कंट्रीज के पास कितना वापस जा रहा है। जो फॉरेन एफसी, मतलब एफसी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एफसी है वो उतना किन के पास जा रहा है। यहाँ चलो उन्होंने 80% इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो ले के तो वो 60% वापस फिर से जा रहे हैं ना। हमारे पास इंडिया का 20% था, 40% भी हम टिके हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रुपी में हुआ जाके ना, ये हमारे पास रुपी में है और हमारे पास ये वापस कैसे गया, तो ये डॉलर में वापस जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है भारत के लिए या फिर अदर कंट्रीज के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर की, बताने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% हमने एफडीआई लागू कर दी है आपके एलआईसी में। तो उससे उसका फायदा क्या है ना, तुम फॉरेन पॉलिसीज आपने एक्टिवेट कर दी, सब वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो वहां पर रिटर्न है वो भी तो हमें देना पड़ेगा। एप्पल कंपनी बाहर से आ रही है, उन्होंने 100 रुपए यहाँ पे लगाए, उसमें में से वो 60 रुपए वापस ले जा रहे हैं, या फिर 80 रुपए लगा रहा है, 60 रुपए वापस ले जा रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो 20% बच रहा है या 20% अब बच रहा है, 40%, उसका जो कन्वर्जन है, मतलब उसका जो बंटवारा है, मतलब पूरे देश में, उसको ठीक से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो रुपया है उसका उसकी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा लो होती जा रही, कम होती जा रही, लगातार कम होती जा रही। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने। तो मॉर्गन स्टैनली कंपनी है, इन्होंने यही 3-4 रीजन बताए हैं कि जो भारत का वित्तीय वो है उसकी वजह से, और यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है उसकी वजह से, और तेल की कीमतें बढ़ रही है उसकी वजह से एफडीआई में ये थोड़े बहुत चेंजमेंट्स आ सकते हैं। तो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 4थे नंबर का, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, ये क्या है?
ये तमिलनाडु की एक कंपनी है जो पेट्रो प्रोडक्ट्स, मतलब पेट्रोल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको बनाती है, मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पेट्रोल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, तो उन पे फोकस किया जाता है। तो ये आपकी तमिलनाडु जो है गवर्नमेंट, उनका एक तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स नाम से एक कंपनी है। तो BIS प्राप्त करने वाली ये भारत की, मतलब विश्व की भी और भारत की भी प्रथम कंपनी बनी है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब भारत की भारतीय मानक ब्यूरो बोला जाता है ना, जैसे IS लिखा होता है, कोई आप प्रोडक्ट खरीदे तो उसके पीछे लिखा IS प्रमाणित 100%, 20%, 50%, उसकी एक वैल्यू लिखी होती है। तो वो यही कंपनी, मतलब यही है हमारा संस्थान होता है भारत का, भारत मानक ब्यूरो, जो रेटिंग देता है किसी भी कंपनी को जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है, कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, और ये जब पब्लिक के पास पहुंचेगा तो इसकी सेफ्टी की गारंटी के मेजरमेंट के हिसाब से उसको हम कितनी रेटिंग दे सकते हैं, हर चीज का होता है। आपका फोन है आपके पास, उसका भी IS नंबर, मतलब स्टैंडर्ड नंबर होगा, जिसको भारत इंडियन जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने उसको रेटिंग दी रखी होगी, ठीक है। तो इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो भारतीय मानक ब्यूरो, ये आपका संस्थान है, जिसने जो आपकी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स है, इसको फर्स्ट टाइम, मतलब वर्ल्ड में वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी हो जाएगी ये, जिसको BSI द्वारा वेरीफाइड कर दिया गया है, वेरीफाइड बाई BIS, ऐसा बोल सकते, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी वेरीफाइड बाई BIS, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, तो ऐसे आप बोलेंगे इसको, ठीक है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। अगर हम BIS की स्थापना की बात करें और इसका मुख्यालय की बात करें तो 1984 में आपका BIS का स्थापना वर्ष होता है, ठीक है, 1984 में। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाता है आपका चेन्नई में, चेन्नई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाता है, इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका जो है उस पर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। तो आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो आपका है, तो इसकी स्थापना की गई है, कहां पे की गई है, ये पहले जो आपका विश्वविद्यालय है ये कन्वर्टेड है, मतलब नया नहीं है, इसको नया नहीं बनाया गया। जो राष्ट्रीय शक्ति बोला जाता है, आपको पहले बोला जा गया था राष्ट्रीय शक्ति विश्वविद्यालय को कन्वर्ट करके अपग्रेड कर दिया गया है। जो आपका राष्ट्रीय शक्ति विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी कांग्रेस के टाइम, गवर्नमेंट के टाइम, तो उसको कन्वर्ट हमने किया है, कन्वर्ट करके क्या कर दिया, इसका नाम बदल दिया है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें इंटरनेशनल चीजों को भी ऐड कर दिया गया है। तो इसका जो उद्घाटन है प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं इंडिया के, उन्होंने किया है गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात गांधीनगर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद चाहे तो इसके बारे में अगर और भी आप बात करना चाहें तो और भी बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसको कन्वर्ट करके राष्ट्रीय शक्ति विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना, तो इसमें 4-5 चीजें जो अलग अलग थी ना यहाँ पे, राष्ट्रीय शक्ति विश्वविद्यालय और भी चीजें थी, उनको अलग अलग तरीके से चेंज किया गया, बांटा गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन आपका GI टैग से रिलेटेड है। GI टैग क्या होता है, GI टैग क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 नंबर लिखना है, ठीक है। तो GI टैग आपका हो जाता है, पहले तो GI टैग के बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं अगला। तो GI टैग आपका हो जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो आपका हो जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन उन चीजों को बोला जाता है, जैसे कि हमारा होता है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में, किसी भी विशेष क्षेत्र की चीजों को अगर वहां पे गवर्नमेंट जो है अगर विशेष दर्जा प्राप्त करती है, विशेष दर्जा देती है, तो उन चीजों को बोल दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर रखा जाता है
ये आपका एक इंडेक्स बोल देंगे, इसको टैग दे दिया जाता है कि जैसे आप लखनऊ घूमने जाएं तो लखनऊ में जो होता है ना आम आपका काफी फेमस होता है, तो उस आम को अगर इंडियन गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट चाहे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे सकती है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है आम, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और उसी वैल्यू पे इसको बेचा जा सकता है, उसी वैल्यू पे इसको खरीदा जा सकता है, एक वैल्यू को निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आता है, जीआई टैग उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कश्मीरी कालीन जो आपकी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाएगा कि आपको हाल ही में किस मतलब चीज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और वो आपका हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो कश्मीरी कालीन आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसकी जो पहली खेप है वो आपकी जर्मनी कंट्री के पास भेजी गई है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट मतलब जीआई टैग से रिलेटेड है, इसका एक बेसिकली क्यूआर कोड भी होता है। ठीक है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड जिसको बोलते हैं। तो कश्मीरी कालीन है जो आपका जर्मनी, इसको पहली जो खेप है मतलब बना के 100-150 का एक होता है ना प्रोडक्ट पूरा पैक करके बना के दूसरे कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस होता है हमारा उसके अंतर्गत लेते हैं, तो इसको जर्मनी पहली बार भेजा गया। ठीक है, फिर अगर बात कर लें कश्मीरी कालीन है तो जम्मू कश्मीर की यहाँ पे बात हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के समय गवर्नर कौन है? तो आपके मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। फिर आ जाता है जो जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मेशन बोला जाता है ना, फॉर्मेशन ऑफ J&K, तो हो जाएगा 19 अक्टूबर 2019 के 19 अक्टूबर को इसका जो फॉर्मेशन है किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, 19 अक्टूबर को मतलब चीजें जो ठीक थी मतलब बोला गया। यहाँ पे आप 19 ना लिख के सीधा 31 अक्टूबर लिखो, तो आप वरना आपका 19 गलत हो जाएगा, वो डेट मैं पहले की बता रहा हूँ। तो 31 अक्टूबर 2019 आपकी कंफर्म डेट बोली जाती है जो आपका फॉर्मेशन ऑफ J&K हुआ। और लद्दाख का भी यही होता है सेम। तो आपसे जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्जन का डेट है वो आप बताएं, केंद्र शासित कब बना, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। ठीक है, तो आपके J&K के जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है। बाकी जीआई टैग के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है अजय भूषण। अजय भूषण कौन है? 7वें नंबर का क्वेश्चन है। क्लास लंबी ना हो इसलिए थोड़ा तेजी से करेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाए बस। क्वेश्चन आपके दिमाग में होना ज्यादा जरूरी है ना। 7 अजय भूषण होता क्या है ना, जब चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उसमें टाइम हो जाता है बस। तो अजय भूषण जो आपके हैं NFRA के नए अध्यक्ष बने। NFRA आपका क्या है? NFRA तो नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी जिसको बोला जाता है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसको बोला जाता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बाकी अपना नोट कर लें। तो इसके अंतर्गत जो आपके अजय भूषण है इनको NFRA इसका शॉर्ट फॉर्म बोल दिया जाता है। तो इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष रहेंगे। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो आपके वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनके ये रिपोर्ट देते हैं कि हमें हमारे कंट्री में किस स्टेट को किस लेवल पे क्या क्या चीजों की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट है आपकी योजनाएं वगैरह प्लानिंग वगैरह लाती है ना, तो उनको ये डेलीगेट करते हैं, बताते हैं कि हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा रिस्पॉन्स है जो योजना का अच्छा हो, बाकी चीजें अच्छी हो। और NFRA का अगर स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? NFRA का जो आपका स्थापना वर्ष है वो आपका मई 2018 हो जाएगा, मई 2018। पुराना नहीं है, नया ही है। जो आपके इस टाइम की करंट गवर्नमेंट है उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद जो आते हैं अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन बुकर अवार्ड से टॉम ऑफ सैंड। ये आपकी एक बुक है जिसका ट्रांसलेशन किया है एक इंडियन है लेखिका तो नहीं बोलते हैं, एक ये टर्म होता है आपका, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि लेखक या लेखिका नहीं हम बोलते हैं, सिर्फ हम लेखक बोलते हैं, या फिर हम अभिनेता या अभिनेत्री नहीं बोलते हैं, सिर्फ अभिनेता बोलते हैं। इसकी वजह क्या होती है
कि वहां पे हम जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं। अभिनेता अभिनेता होता है, नेता नेता होता है, लेखक लेखक होता है, कवि कवि होता है। उसमें फिर चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां पे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कवि को, क्योंकि कवि वर्ड है या लेखक वर्ड है या नेता वर्ड, ये थोड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं, मतलब इनका एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है इन सब वर्ड्स की। और किसी को अगर बोल देंगे ना वो व्यक्ति लेखक है, तो वो लेखक है, कोई लेखक है तो लेखक है। अब उसके अंदर लेडी हो या फिर जेंट्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप लेखक ही बोलेंगे या फिर अभिनेता ही बोलेंगे या फिर नेता को नेता ही बोला जाता है। अगर लेडीज है तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जेंडर वाइज इक्वलिटी की हम बात नहीं करेंगे, जेंडर बायसनेस की बात नहीं करेंगे। सीटेट में आप जब चैप्टर पढ़ेंगे लिंग अभिवेदन का, उसमें ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाता है, मैं भूल गया शायद 8 नंबर है आपका। टॉम ऑफ सैंड, ये आपकी बुक है, इसको ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेशन इसका किया गया है, ट्रांसलेटेड बाय किसके द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया? तो आपकी गीतांजलि श्री, लेखक है गीतांजलि श्री, ये आपकी एक लेखक है, इनके द्वारा इस बुक को ट्रांसलेट किया। किस नाम से ट्रांसलेट किया? मतलब इसको ट्रांसलेट करके मार्केट में दोबारा लाएगा, क्योंकि ये इसका जो हिंदी इंग्लिश वर्जन में आपकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन होता है ना टॉम ऑफ सैंड, तो ये फॉरेन लैंग्वेज की बुक है, तो उसको ट्रांसलेट किया है इन्होंने किस नाम से? तो रेत समाधि, इस नाम से इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो इसी इनकी बुक को मैन बुकर ऑफ अवार्ड मिला है। मैन बुकर ऑफ अवार्ड से अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसको बोला जाता है, किसी भी किताब को दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है, गीतांजलि श्री द्वारा रेत समाधि नाम से अब ये बुक पब्लिश होगी और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं, पहले ये देखें 11वें खेल महोत्सव उद्घाटन किया गया, शुरू हुए हैं, 11वें नंबर के हैं, ठीक है। तो देखते हैं 9 ऑफ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 11वें खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो जो आपके 11वें नंबर के हैं खेल महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है, महाकुंभ 11वें खेल महोत्सव या फिर स्लैश ऑफ महाकुंभ भी लिख सकते हैं। होता क्या है ना, क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा के पूछेगा तो आप कहेंगे अब बताया तो ऐसा नहीं था, दिक्कत हो जाएगी। कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। और अगर इसमें अगर एक चीज और हम जोड़ना चाहें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये खेल जो आपका पहले से चला आ रहा है, यहाँ पे 11वें नंबर की बात हो रही है, तो जो 2016 से शुरू हुआ था, ईयरली नहीं होता, मंथली होता है या फिर 2 मंथ या 3 मंथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप ईयर और 11वें का इससे कैलकुलेशन मत करने लगे कि अभी तो आपका 6 साल हुआ, 6 से 12 22 हुआ है, यहाँ पे तो 11वें नंबर लिखा, तो ऐसा नहीं है। कोई जो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है ना, जैसे वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 ईयर्स होता है, आपका T20 वर्ल्ड कप तो ईयर में होने लगा है, तो इस चीज को यहाँ से इससे रिलेट मत करें, ठीक है। 11वें नंबर पर है, इस पे फोकस करें। पूछा तो डायरेक्ट ही जाएगा ना, खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ हुआ है, किसके द्वारा हुआ, 2 तरीके से पूछ लिया जाएगा। 10th ऑफ नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसको देखते हैं। तो 10वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है युविका पुरस्कार। तो आपका युविका पहल जो ये है, ये आपकी इसरो के द्वारा शुरू की गई है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना इसको, इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, इसरो द्वारा शुरू किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंदर जो युवा है, आपके युवा वर्ग हैं, यंग साइंटिस्ट, इसको एक यंग साइंटिस्ट और नाम से बोला जाता है, यंग साइंटिस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो युवा वर्ग है, युवा है हमारे, युवा भाग ले पाएंगे, भाग ले सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसरो जो है आपका चाहता है कि जो इंडियन यंग पर्सनैलिटी है, जो यंग है, काफी बच्चे होते हैं ना,
चीज़ों को देखना चाहते हैं। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसको भी बोल देंगे युविका। तो इसका जो नाम रखा गया है ना, युविका रखा गया। इसी से रिलेटेड आपका एक प्रोग्राम और चलता है जिसको इंस्पायर अवार्ड्स बोला जाता है। इंस्पायर अवार्ड्स में होता क्या कि जो 6 to 8 क्लास या फिर उससे अबव होते हैं 12th तक ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपको एक प्रोडक्ट बना के देना होता है जो साइंस से रिलेटेड होता है। वो इंस्पायर अवार्ड आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की उसके उस मेमोरी में चलाया जाता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से उस अवार्ड को चलाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो आपके गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, प्राइमरी, जूनियर, और आपके कोई भी गवर्नमेंट होना चाहिए, इसमें प्राइवेट स्कूल्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इंस्पायर अवार्ड्स नाम से उस चीज़ को अवेलेबल करवाया गया। तो 16 मई से 22 मई तक इसका अनावरण होगा। 16 मई से 22 मई तक 2022, ठीक है। फिर अगर एक चीज और देखना चाहे, इसरो का स्थापना कब हो जाता है? 1969। ये हो गया आपका, ठीक है। यंग साइंटिस्ट इसको बोला जाता है, युविका बोला जाता है। ये सब चीजें आपकी हो गई। और 15 अगस्त 1969, अगर डेट भी पूछ ले तो 15 अगस्त 1969 सचिव जो आपके हैं डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो ये जानकारी आपकी एडिशनल जानकारी हो गई। युवा छात्रों के द्वारा शुरू किया गया युविका प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ रहे। युविका प्रोग्राम जो कि युवा वर्ग के लिए, युवा छात्रों के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसरो के द्वारा। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके हो गए आज के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बेहतर हो गए होंगे आपके। क्लास को रिवाइज कर लें। जब आपका नोट्स का पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लें आपने, उसमें जो आपका फोल्डर है उसमें ऐड कर लें। उसको ऐड करने के बाद एक साथ ना प्रिंट आउट निकला के आप मंथली प्रिंट आउट निकला सकते हैं, या फिर डेली आप अगर होता ना कि क्लास तो हम पूरा 30 मिनट का फिर से दोबारा ना देख सकते हैं। दिन में अगर टाइम मिला तो पीडीएफ को फिर से खोल लिया, रिवाइज कर लिया। जब टाइम मिला, पढ़ते पढ़ते थक गए, अगर थोड़ा मन नहीं लग रहा है, घूम लिया, घूमने चले कहीं, बैठे हैं किसी के पास, दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं, फिर से पीडीएफ खोल लिया, पीडीएफ देख लिया फिर से। तो करंट अफेयर पढ़ने का आपका पूरा का दिन है, मजे से पूरा दिन पढ़े करंट अफेयर, तभी करंट अफेयर आपको याद हो सकता है, मतलब रिवाइज हो सकता है कि आपकी चीजें दिमाग में रहेंगी ज्यादा दिन तक, ठीक है। बाकी मैंने उसका कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही चुका हूँ, कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड का, उसको भी फॉलो करें, समझे चीजों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी आपकी जो और आज की क्लासेस हैं वो तो आपका रहेगा, शेड्यूल अपडेट हो गया है। बाकी बेहतर और क्लासें आपकी सीटेट के बैचेस की स्टार्ट होने वाली हैं, बोर्ड्स के बैचेस की स्टार्ट होने वाले हैं, यूपी पुलिस के बैचेस के स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट होने वाला धीरे धीरे एट द एंड ऑफ मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च से जब हमारे 1 अप्रैल में जब हम इंटर करेंगे तो हमारे सारे बैचेस की क्लासें प्रॉपर तरीके से सब कुछ बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जो थोड़ा बेसिक्स चीज़ें हैं हमारे, उन पे अभी हम नजर रखे हुए हैं, देख रहे हैं, तो चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हो पाए, उनको भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलते हैं आपसे शाम को नई क्लास में और बेहतर और नई चीज़ों के साथ, ठीक है।